कांग्रेस पार्टी ने उस पर बहुत ही विस्तृत प्रतिक्रिया दे दी है। उसके ऊपर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, मानसून सत्र शुरू हो रहा है, कल से क्या कुछ तैयारी देखिए आप लोगों की? देखिए, बुनियादी बात ये है कि 2024 में लोगों ने एक जनादेश दिया था और उस जनादेश के अनुसार लोकसभा का गठन हुआ था। आज 2 साल बाद जो लोकसभा का स्वरूप बना है वो जनादेश के अनुकूल नहीं है, वो उस जनादेश के विपरीत है। तो इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता इस बारिश के सत्र की ये होनी चाहिए कि संसद को बाकी सारा काम बंद करके इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि इस देश को एक नए एंटी डिफेक्शन लॉ की ज़रूरत है, जो ये अवसरवाद से प्रेरित और बगैर किसी विचारात्मक या नीतिगत फ़र्क के ये जो आया राम गया राम की सियासत संसद में शुरू हो गई है, इस पे रोक लगाना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अगर कोई विचारात्मक या नीतिगत फ़र्क हो उसको भी कैसे उजागर किया जाए संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर और बाहर, इसमें एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है ये इसने भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम किया है। सर, एक ने अपने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मंच शेयर किया था, उस पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। तो सवाल क्या है? नहीं, आपने एक ट्वीट सर, किया है, मोदी जी चंडीगढ़ आए, काफ़ी विकास परियोजनाओं का उन्होंने इनॉग्रेट किया, आप भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन कई जगह लोगों ने ट्रोल भी किया कि काफ़ी देर अच्छी मुलाकात आपसे रही है, लेकिन आपने जो ट्वीट किया, जो हमारे सहयोगी का सवाल है, किस तरह से? ऐसा है कि ये ऑल इंडिया रेडियो एक ही बारी बोलता है। थैंक यू। देखो, इतने सारे मुद्दे हैं और आज के दिन बहुत गंभीर मुद्दे हैं देश के सामने, और हमारी जिम्मेवारी बनती है कांग्रेस पार्टी की, हम मुख्य विपक्षी दल हैं, कि हम लोगों की बात को उठाएं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी लोकसभा में हमेशा उठाते हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी राज्यसभा में उठाते हैं, और सभी साथी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, पूरा विपक्ष। लेकिन आपने ये भी देखा है कि इस सरकार का जो इतिहास रहा है संसद में, जब कभी राहुल गांधी जी बोलने के लिए खड़े होते हैं, कुछ ना कुछ शोर शराबा करेंगे, उनको बोलने नहीं देंगे, उनके माइक ऑफ हो जाते हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए क्या है? लोकतंत्र में अगर विपक्ष आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? लोकसभा में, राज्यसभा में जो लोगों के मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जो लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, और सरकार की जो गलत बात है, सरकार को चौकन्ना करना हमारा काम है, उनको आईना दिखाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी ये हमको निभाने से रोकते हैं। अभी भी बहुत मुद्दे हैं, विद्यार्थियों की, हमारे छात्रों की बात है, उनकी गूंज को हमने लोकसभा और राज्यसभा में भी उनकी गूंज उठानी है। साथ में आप जानते हैं आज के दिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भाजपा सरकार लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए, राम मंदिर का मुद्दा लेते हुए पिछले कितने सालों से, दशकों से, और आज क्या हो रहा है? मंदिर बना, उसका क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, और अगर क्रेडिट ले रहे हैं तो उसका जो डिस्क्रेडिट हुआ है उसकी जिम्मेवारी भाजपा सरकार को, आरएसएस को लेनी पड़ेगी। आप जाते हैं, कोई जाता है वहाँ पर, चाहे अपनी हैसियत होती है मंदिर में, राम मंदिर की बात है, सबकी आस्था है, किसने नहीं। हम तो आज के दिन भी राम राम जी, जय राम जी की करके बोलते हैं। देहात में खास कर ये नमस्ते नमस्कार तो शिक्षा के साथ आया है, बाद में शहरीकरण के कारण, फिर भी बहुत से लोग हम अभी भी यही बोलते हैं। तो ये तो हर इंसान की ज़बान पे है, हमारे देश की संस्कृति है। और आप सोचते हो कि राम जी का एक मंदिर बना के ये लोग राम जी का अपने आप ले लेंगे, ये ठेकेदार हो जाएंगे? अगर ठेकेदारी है तो जो गलत हुआ है, जो डकैती हुई है राम मंदिर में, दान की, लोगों की आस्था की, लोगों की भावनाओं की, 1-1 रुपया, 100-100 रुपया, ज़्यादा पैसे लोग देते हैं अपने मन से, और उसकी ये चोरी हो रही है। कैसे हम मान लें कि इनकी उसमें हिस्सेदारी नहीं है? क्रेडिट ले रहे हैं, डिस्क्रेडिट इनको जाएगा। आज देश में लोगों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ की बात हो, वहाँ से भी चोरी, हर जगह से चोरी हो रही है।
तो ये चुप कैसे बैठे हैं? चुप कैसे बैठे हैं? हर जगह होता है ये, कैसे हो रहा है? क्यों नहीं ये जागते? सोए हुए हैं क्या? तो बहुत सी बातें। अब देखो, महंगाई आसमान को छू रही है। आपकी नीति क्या है? जब गल्फ में लड़ाई हो रही है, मिडिल ईस्ट में, हम क्या क्या कर रहे हैं? हमारी क्या नीति है? या हम अमेरिका के सामने घुटने टेक कर बैठे हैं? क्या हमने तेल का आयात नहीं करना अपने लोगों के लिए? और साथ में जब तेल की ये बात है तो आप वो दूसरा आनन फानन में फिर वो क्या E20 क्या हाँ? इस तरह की बातें। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? क्या आपने उसकी तैयारी की? क्या तेल कंपनियों के साथ और जो हमारे हज़ारों लाखों पेट्रोल पंप हैं उनमें आपने क्या तैयारी की है? उसकी स्टैंडर्डाइजेशन, उसका चेक, उसकी मॉनिटरिंग। और जब इनके हमारे लोगों के आम लोग जो अपने वाहन में तेल डलवाते हैं, गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, उसका क्या रिकॉर्ड है? क्या उसको कोई देख रहा है? तो ये तो सबके साथ ही ये सोचते हैं कि ढक दें बात को और वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी, हम और चीज़ों पे चल पड़े। ये भाजपा की नीति है और ये हमेशा करते हैं। एक मुद्दा उठाएंगे, फेल होगा, कुछ और छेड़ देंगे। सरकार कौन से विकसित भारत की बात कर रहे हैं? आज लोगों की के दर्द को तो समझो। दर्द को नहीं समझ रहे हैं हम। ये और सारे मुद्दे संसद में उठाएंगे। पेपर लीक, मैंने वो बात जो छात्रों की बात है, देखो सबसे बड़ा मुद्दा नीट का जो हुआ, कितने बच्चों ने सुसाइड भी किया और कितने बच्चों का भविष्य। वो बच्चा देखो, वो उम्र ऐसी होती है, इम्तिहान देते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, माँ बाप लगे रहते हैं रात रात को जाग के, बच्चे कोचिंग सेंटर्स, और क्या कुछ नहीं करते, क्या कुछ नहीं करते। कितने रिसोर्सेज जाते हैं परिवार के, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा हो जाए तो उसका ये सोचो कितने ट्रॉमा में जाता है बच्चा दोबारा इम्तिहान देने के लिए। तो ये इतनी गलत बातें हो रही हैं। नीट की बात हुई और इतने सारे पेपर। चलिए मैम, जैसे आपने आरोप लगाए बीजेपी के अलग अलग मुद्दों पे, ऐसी बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में आपस में ही नहीं बन पा रही। अलग अलग गुट जो है वो बने हुए हैं, चन्नी गुट अलग है, राजा वड़िंग अलग है ग्रुप, जिससे विकास की तो बात नहीं हो रही, अपनी आपस में इंटरनल ही जो है वो किया जा रहा है। विकास आएगा, हमारी सरकार बनने की, विकास होगा, लेकिन राजनीति में और किसी भी पार्टी में, भाजपा में क्या है नहीं। हमारे हरियाणा में देख लो, कितने मंत्री, कितने वो ये नेता किनकी आपस में बन रही है, और उसका नुकसान सीधा जनता की ओर जाता है जब सरकार में ऐसे आपस में मतभेद हो। हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला, लेकिन पार्टी जब चुनाव में जाती है बिल्कुल एक होकर जाती है। बाकी देखो, राजनीति का, और मैं हमेशा कहती हूँ, राजनीति का, पार्टी का ये आपस में खींचतान, ये उसका हिस्सा है। हम ऐसे कहते हैं आपसी इतना बहुत चलता है, लेकिन जब बाहर का इम्तिहान आता है उसमें सब एक होकर चुनौती स्वीकार करते हैं। आपसी मतभेद तो है, पर सार्वजनिक तौर पर चन्नी जी चाहे हो, चाहे राजा वड़िंग जी हो, रंधावा साहब हो, पूरा खुल के जब बोल रहे हैं, किस तरह से पंजाब में सरकार सब बनेगी? सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैम, हरियाणा की आपने बात की, एसपीएससी द्वारा बहुत सी पोस्टें खाली छोड़ी जा रही हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट बाहर के लिए जा रहे हैं। इस पे कांग्रेस पार्टी भाई साहब, ये हमने बार बार उठाया है कि क्या हरियाणा में हमारे योग्य बच्चे नहीं हैं? क्या योग्य पात्र नहीं हैं जो इम्तिहान देते हैं? लेकिन हैरानी की बात ये है और दुख की बात ये है, शॉकिंग बात है, और सरकार क्या देख नहीं रही? जो चेयरमैन है बोर्ड के, वो कहते हैं कि हरियाणा की शिक्षा ऐसी है। तो फिर भाई सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेज, सारे जो शिक्षक, सारे छात्र हरियाणा के क्या निकम्मे हैं? क्या टोटल फेलियर है? तो पिछले इतने 12 साल से ये सरकार भाजपा कर क्या रही है अगर टोटल फेलियर वाले बच्चों को आगे ला रही है और बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हो? तो हमारे फिर इनको मानना पड़ेगा, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए भाजपा सरकार को कि हम अपने लोगों के ऊपर इतने बड़े बड़े लांछन लगा रहे हैं कि आप योग्य नहीं हो, हमारे बच्चे योग्य नहीं हैं और बाहर के लोग आए। ये भाजपा के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है। मैम, प्रधानमंत्री हरियाणा में आए थे, चंडीगढ़ आए, हरियाणा में जो नए प्रभारी बने हैं वो आए भी थे पीछे। क्या लगता है कि अब एकजुट रहेगी पार्टी वहाँ हरियाणा में उनके आने के बाद? जिस तरह से देखो, प्रभारी आए हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। मैंने तब भी कहा और हमें पूरा विश्वास है कि उनके अनुभव का हमें पूरा फ़ायदा मिलेगा। अभी वो पूरे प्रदेश में भी जगह जगह जाकर लोगों से इनपुट ले रहे हैं, लोगों की भावनाओं को जान रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि आगे जब तक नीचे ज़मीन से लेके ऊपर तक पार्टी के सारे डायनामिक्स को
समझते हुए आगे वो फैसले लेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में सब लोग मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में कुछ सर, हाँ जी, प्रधानमंत्री भी आए थे, हरियाणा में आए, ट्रेन की सौगात देके बहुत चंडीगढ़ उम्मीद की में हम बैठे थे, इतने बाद आए, इतनी उम्मीदें लगाए बैठे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और जींद जैसी जगह पर आ रहे हैं, क्या सौगात मिलेंगी। हरियाणा को कोई सौगात नहीं मिली। आई एम सॉरी, ये इनका एक प्रोजेक्ट था, दिखावा करना था। दे ओनली लाइक टू शोकेस, वो दिखावा होता है। आज तक बुलेट ट्रेन की हमने शक्ल नहीं देखी है, और देखेंगे अब आगे क्या होगा। पंजाब में तो पंजाब हरियाणा के बहुत मुद्दे हैं, रेलवेज के भी, देखो कनेक्टिविटी के भी, ट्रेन्स के भी, और हम उम्मीद करते हैं कि उनको सबको एड्रेस किया जाएगा। और जो लोगों की इच्छा है, लोगों की ज़रूरतें हैं, उनकी ओर ध्यान दें। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की जनता ने हाइड्रोजन ट्रेन की मांग की होगी कभी। आप बाकी मीडिया ज़्यादा जानता है भाई, आप लोगों ने अगर दिखाया हो। बहन जी, जो मोदी ने सिर्फ हिंदी के नाम रखने के लिए सारे एक्टों के नाम बदल के सेक्शन भी बदल दिए। मेरी 47 साल की प्रैक्टिस है अब तक वकालत में। अब हमारे सारे टिप्स पे थे सेक्शन, अब हमें अनपढ़ बना दिया पुलिस को भी। इसके बारे में क्या कहना आपका? मैडम, एक और चीज़ सामने आ रही है क्योंकि काफ़ी ट्रोल हो रहा है। मनीष तिवारी जी ने मंच साझा किया था प्रधानमंत्री मोदी का, उन्होंने कहा था कि हालांकि लोगों के हित की बात है, लेकिन मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा। अभी भी उनसे सवाल पूछा गया तो हालांकि वो नकारते। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस? मैं जवाब दे देता हूँ इसका। मुझे इस बारे में पता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ आए थे। एज ए सांसद मनीष तिवारी जी ने उसके अंदर मंच पे जाके किया, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर कई परियोजनाओं का वो शिलान्यास करने आ रहे थे या उद्घाटन करने आ रहे थे, जिसमें पीजीआई से जुड़े भी बहुत से थे। मनीष जी सांसद होने के साथ साथ पीजीआई कमेटी के भी मेंबर हैं, और चंडीगढ़ के सांसद होने के नाते वहां पर मंच एक प्रोटोकॉल के तहत किया था। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते हमने जो है मोदी जी से 17 सवाल पूछे थे, प्रदर्शन भी किया, और उनसे लगातार मीडिया में भी प्रश्न पूछे और सड़क पर भी जाके प्रदर्शन किया। मनीष जी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे एक सांसद के तौर पर। ये नहीं है कि वो मोदी जी की कोई रैली में गए थे या बीजेपी की रैली में गए थे। वो एक देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था चंडीगढ़ को लेकर, और चंडीगढ़ के सांसद होने के नाते वहां पर गए थे। और कुछ लोगों ने वहां पर उस पर, जैसे आपने कहा, ट्रोल करना शुरू किया, जी वो मोदी जी के साथ चलेगा। अब देश के प्रधानमंत्री सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, जैसे मर्जी कहोगे, मोदी जी हैं तो वहां तो जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो उन्हीं लोगों ने ट्रोल करना था। उन्होंने सवाल पूछ रहे हैं, एक साइड आपके सांसद भी वहां पे मंच साझा कर रहे हैं। एक मिनट, मैं वही, अगर वो ना जाते तो लोगों ने ट्रोल करना था कि चंडीगढ़ के विकास का मुद्दा था और चंडीगढ़ के सांसद वहां पर मंच से गायब थे। तो पार्टी के नाते हमने सवाल पूछे। आज भी मनीष जी मेरे साथ बहुत अलग कार्यक्रमों गए जहां उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष किए हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार पर किए हैं। हर कार्यक्रम की एक अलग गरिमा होती है, एक अलग व्यवस्था होती है। ये तो मैं नड्डा साहब से पूछना चाहता हूं कि वो वहां पर जाके भारतीय जनता पार्टी का उस मंच से प्रचार करना शुरू हो गए। वहां पर उसमें अंदर जाके कहने लगे, जी मोदी जी ने संगठन का बहुत यहाँ पे विस्तार किया है इस रीजन के अंदर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करनी चाहिए थी उनको, उसको छोड़कर वो मोदी जी का बखान करने लगे, भारतीय जनता पार्टी की बात करने लगे। प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो उन्होंने किया, मनीष जी ने तो अपना दायित्व निभाया था। आप बताओ कि उन्होंने भाजपा की कोई तारीफ की हो या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की तारीफ की हो? वो तो वहां पर एक प्रोटोकॉल के तहत गए थे, सांसद के तौर पर मौजूदगी थी। और मैं बड़ी बात बताऊं, मुझे बता कर गए थे कि मैं एक अध्यक्ष होने के नाते मुझे बता के गए थे, मैं मुझे उस कार्यक्रम में बुलाया और मैं वहां जा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, अनंतपुर साहब में भी जब वो सांसद थे, होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट का जब इनॉग्रेशन थी, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र से जुड़ा मामला था, वहां पर भी वो गए थे। तो इसमें ऐसा नहीं होता, अब कोई मुख्यमंत्री होता है, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, जाना पड़ता है जब प्रधानमंत्री आए, कोई ऐसी कुछ योजना हो उस प्रदेश से या उस एरिया से रिलेटेड। मैम आप हरियाणा से, साथ ही पंजाब है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ बहुत खराब है। आज भी 2-3 वीडियो आई हैं, गरीब बंदों से कर्ज लेके छीन रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। देखो, क्राइम इतना ज़्यादा और साथ में नशा इतना ज़्यादा। हरियाणा, पंजाब, अब हिमाचल में भी आप देखते हैं, ये जब तक बहुत बड़े बड़े सिंडिकेट हैं, इसके लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की भी मदद करनी चाहिए, और कुछ ना कुछ इसमें, जब तक इंटरनेशनल लेवल की बातें वो केंद्र कर सकता है, वो भी करना चाहिए, और लोकल लेवल पे भी इसको देखना होता है। तो इतना ये जो ड्रग्स का ज़्यादा वो व्यापक रूप से हमारे नस्ल ख़राब हो रही हैं, हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, आम लोग, परिवार उजड़ रहे हैं, ये सब एक मिली हुई बात है, नेक्सस है ये।
अपराध इतना ज़्यादा हो गया है, छोटी छोटी चीज़ के लिए जान ले लेते हैं। तो ये इस चीज़ को अगर गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, अब देखते हैं क्रॉस बॉर्डर भी जो सुनने में आता है, हम रिपोर्ट से ही कह सकते हैं, हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से होगी, रिपोर्ट्स जो आप लोगों की मीडिया में कि ड्रोन से बॉर्डर से उधर इधर फेंकी जाती हैं चीज़ें, चाहे इलीगल आर्म्स हैं, चाहे आपके ये ड्रग्स के कंसाइनमेंट्स हैं, कितना पकड़ पाते हैं, कितना क्या होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, भारत सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा गंभीर होना पड़ेगा।